नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग गई है। साथ ही हरियाणा विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र की अवधि थी उसको भी लेकर तस्वीर साफ हुई, लेकिन तारीखों में अब बदलाव कर दिया गया है। हालांकि आखिरी जो फैसला होगा वो बीएससी की बैठक में ही लिया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट में हरियाणा विधानसभा अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को भी मंजूरी दी गई है। ये पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करेगी। कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देना इसका लक्ष्य है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। पहला तो हमारे जो विधायक हैं उन सबको अभी जो भत्ता दिया जाता है, एक पीए का प्रशासनिक सहायता स्नातक भत्ता है और साथ ही एक ड्राइवर का भी 20,000 रुपये महीने का भत्ता, पहले 15,000 था उसको 20,000 रुपये किया है। दोनों के 20,000 अब सीधे उनके अकाउंट में जाया करेंगे। ऐसी एक अनोमली थी तो उसमें उनको यह कि जिसका नाम हमारे विधायक बता देंगे उसके नाम से ये दोनों भत्ते सीधे ही जाएंगे। फिर आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहां टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टाम्प ड्यूटी की। इस प्रकार एक एजेंडा आया है कि आयुष के जो चिकित्सक हैं इनकी भर्ती 2019 में थोड़ा जल्दी करने के लिए डिपार्टमेंट ने एचपीएससी से उसको छूट मांगी थी, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट को ध्यान में आ रहा है कि उनके लिए भर्ती करना कठिन हो रहा है, इसलिए वापस वो एचसीएस को 205 पद भरने के लिए और ये प्रपोजल फाइल किया है कि एचपीएससी ही उसको भरेगी। 4 पुराने कानूनों को सरकार की तरफ से वापस लिया गया है। इसके अलावा जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय तो कई 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे, वो नहीं है। वैसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है, प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चयन करते हैं और जो कानून अब समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रहे ऐसे कानूनों को वापस किया जाता है। 4 कानून इस बार ये वापस किए गए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934, टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है। फिर पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट 1943 का है।
और पंजाब म्यूनिसिपल टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1956 का है। ऐसे ये 4 एक्ट अब निरर्थक हो गए हैं। इसकी बजाय अब नए जो टैक्स हैं, नए जो एक्ट है वो अब लागू चल रहे हैं। GMDA गुरुग्राम के लिए और FMDA फरीदाबाद के लिए 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनी थी तो उसमें वहाँ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसका लेवल पहले रखा गया था कि सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये अतिरिक्त यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल रखा हुआ था। बाद में पंचकुला में हमने उसको सेक्रेटरी लेवल कर दिया है। तो वही सेम अब संशोधन करके फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी सेक्रेटरी लेवल या इससे ऊपर के लोग रह सकते हैं। सेक्रेटरी लेवल पहले नहीं था, अब सेक्रेटरी लेवल तक भी उसको कर दिया है। स्क्रैप पॉलिसी को भी हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10% की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें NCR एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। सीएम ने बताया कि मीटिंग में 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों की ERV चालकों के रूप में भर्ती करने को भी मंजूरी दी गई है। VIP वाहन नंबरों की नीलामी होगी। साथ ही दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए आज रूल नोटिफाई किए गए हैं। जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से लागू हो जाएंगे। पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। जो वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है कि वो सारे नंबर अब नीलाम होंगे। यानी जैसे छोटे नंबर हैं, 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज़्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया गया। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं। जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि जरूरत धर्म परिवर्तन का कानून बनाया था, आज उसके रूल फ्रेम कर दिए गए हैं। रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी हो गई है। 200 स्क्वायर मीटर से छोटे प्लॉट का डिवीजन नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसे 200 से कम करके 100 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए। अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था, उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी, तो किस किस प्रकार से उसका जो दंडनीय अपराध होगा तो उसका
रूल जो है वो नोटिफाई किए हैं। धर्मांतरण वाला उसके रूल्स अभी नहीं बने थे। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स, जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफ़ी वहाँ लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है और अब उनके लिए कारगर रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज हैं, एक है ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन मैंने डिस्करेज किया हुआ, उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पुलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और वो पुलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आए हैं वो है पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा वो उसको पैसे पहले दे दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा जितनी जितनी जमीन होगी उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बंटने के बाद 20% जब रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे उसको सरकार लेकर के और किसान को उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक नई पॉलिसी, इसको हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022। एक विषय है कि लैंड की डिवीजन, खास करके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल मकान होते हैं पुराने बने हुए हैं आज से 50 साल पहले के, और उसमें अब डिवीजन की आवश्यकता परिवार को पड़ती है। भाई 2 हो गए या डिवीजन में करके कोई एक आदमी अपने को आधे को बेचना चाहता है, आधा रखना चाहता है। पहले इसकी लिमिट रखी हुई थी कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट इसका डिवीजन नहीं हो सकता था, और डिवीजन के बाद जो बचने वाला प्लॉट है वो 100 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए था। ये पहले पॉलिसी थी, लेकिन डिमांड आने के बाद अब उसने 200 मीटर के बजाय 100 मीटर कर दिया है कि 100 मीटर या इससे ऊपर का प्लॉट डिविजिबल हो सकता है और डिवीजन के बाद कोई भी प्लॉट 50 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ताकि लोगों को और सुविधा मिल जाए। बहुत लोगों के पास इससे भी छोटे प्लॉट थे जिसका डिवीजन करना चाहते थे, उसकी लिमिट कर दी है। लेकिन ये कोई भी प्लॉट जो बना हुआ है या किसी के पास उसकी रजिस्ट्री है 1980 से पहले की होनी चाहिए, 40-42 साल पहले की। बाद में किसी ने खरीदा हुआ तो उसका डिवीजन इससे छोटा नहीं हो सकता, जो पहले हमने बताया। पहले वाले के लिए 200 रहेगा, 1980 से पुराने वालों का 100 मिनिमम 50। और ये HSV में VP में जो प्लॉट होता है उसका डिवीजन नहीं हो सकता। प्लॉट शामिल नहीं, वो शामिल नहीं है। और जिसका इतना छोटा प्लॉट है कि वो इस पॉलिसी के हिसाब से डिविजिबल नहीं है, तो उसकी जो अपार्टमेंट एक्ट है वो उस पर लागू है। उसमें कोई भी अपार्टमेंट ऊपर बना करके उसको अलग से बेच सकता है, फ्लोर वाइज। क्योंकि फ्लोर वाइज प्लॉट तो कम से कम उतना ही है ना, कि लोगों की सुविधा के लिए कि बहुत छोटे प्लॉट करके मकान बनाने के बजाय कम से कम 50 मीटर का प्लॉट तो हो ना जिस पर वो रह सके। उसके रहने सहने का भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो बदलाव किए गए हैं उस पर 80% छात्र सहमत हैं, पॉलिसी लागू रहेगी। क्योंकि आज वो लोग गए हैं, उन्होंने फाइनली आज करके बताना था, हमारी ओर से फाइनल है। अब उसको 1 आध दिन में उसको नोटिफाई कर देंगे और नोटिफाई करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सहमति जताई है। जितने लोग आए थे उसमें से मेरा मानना है कि 80% लोग उसमें सहमत थे। कुछ थोड़े बहुत होते हैं जिनके मन में अदरवाइज कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ बैक्ड बाय सम अदर फोर्सेस, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अब उसके अंदर जो एक नियम बनाया, पॉलिसी बनाई है, उसके हिसाब से सरकार जो उसी पर लागू रखेगी उसको अकॉर्डिंगली उसका एक्शन लिया जाए। इसके अलावा गीता महोत्सव को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी दी। बिल्कुल लिया, मैं स्पेशली उसके लिए 28 तारीख को शाम को लगभग 2.5 घंटे मेरी मीटिंग हुई और सब लोगों ने बड़ी सराहना की है कि इस प्रकार की मीटिंग और थोड़ा पहले हो जाती तो ज़्यादा उसमें लाभ मिलता है। क्योंकि 28 को ही वो मीटिंग हुई और 29 से लेकर के और 4 तारीख तक का ये 5 दिन का फंक्शन है, जो मुख्य फंक्शन है। वैसे तो पिछले 19 तारीख से ही जो क्राफ्ट्स की, आर्ट्स की और जो बाकी सब चल रहा है 19 से ही शुरू हो गया था,
लेकिन मुख्य मेला जो है 29 से 4 है, 4 को समापन होगा। बाद में जो बाजार और बाकी सारी चीज़ वो 6 तक या 7 तक भी चलेगी। आगे इसमें सब लोगों को मिल करके चलने के लिए बड़ा इसको भव्य स्वरूप कैसे दिया जाए, सबने स्वीकार किया कि हम जितने 22-23 संगठन उसमें आए थे, सबने कहा कि हम अपने अपने ओर से अपने अपने स्थानों पर अलग से भी कार्यक्रम करेंगे और जो सामूहिक कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। संरक्षक नाम से एक नई जो हमने एक योजना बनाई है, उसमें जो क्लास 1 अधिकारी हैं, बाकी सब व्यवस्था जैसे पहले चल रही है, वो अलग से उनको एक अतिरिक्त एक दायित्व दिया है ग्राम संरक्षक का। उसमें क्लास 1 के जो भी व्यक्ति हैं और उन सबको जो योजनाएं पहले चल रही हैं, उसमें 4 योजनाएं बताई हुई, इसका जरा एक बार फीडबैक ले आओ, ठीक चल रही है नहीं चल रही है, केवल फीडबैक लेना, कोई सुझाव देना सुझाव दे के आएंगे, कहीं कोऑर्डिनेशन की कभी कोऑर्डिनेशन करके आएंगे। एक अतिरिक्त सहायता है हर एक स्थान पर जाने की, और उसमें एक एक जिले का भी संरक्षक बनाया, जिला संरक्षक, जो क्लास 1 या IAS अधिकारी हैं, हर एक को जैसे अपने जिले का अलग से प्रभारी बना रखे हैं, जिला के सेक्रेटरी बनाए हैं, जिले के उस दायित्व के साथ साथ जिला संरक्षक का दायित्व भी अलग से कोई काम नहीं है। ये जो काम पहले चल रहे हैं, जैसे उनको बताया भी आप लोग आंगनबाड़ी का जरा दिखाना, जिस गांव में जाएंगे वहाँ 2 आंगनबाड़ी 3 आंगनबाड़ी हैं, जरा देखें ठीक चल रही है नहीं चल रही। हमने ये जो शमशान घाट और कब्रिस्तान का शिवधाम योजना बनाई थी, उसके अंतर्गत काम हो गए कि नहीं हो गए। व्यायामशालाएँ हैं, वो ठीक से उसका कोई रखरखाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ कामों को संभाल करके फीडबैक लाने के लिए कहा जाता है, और वो काम को तेजी लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, इसलिए नवनियुक्त पंच और सरपंचों की नियुक्ति और ग्राम संरक्षण योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलकर बात की। हमने उनको बताया है कि अगर किसी की इमरजेंसी ड्यूटी है, जिसकी कठिनाई है, डिप्टी कमिश्नर को बता देंगे तो उसके बदले में दूसरा आदमी लग सकता है। देखिए, ये तो क्लास 1 अधिकारी कोई भी उसको ऑथराइज करके भेजेंगे, जो ऑथराइज होकर जाएगा उसने 1 घंटे का 1.5 घंटे का फंक्शन करा के आ जाना। वो खुद नहीं जा, कई बार व्यक्ति नहीं जा पाता, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये लगभग 6,500 पंचायतें हैं, तो 6,500 पंचायतें, इनका सारा सिस्टम तो डिप्टी कमिश्नर ने बनाना है, अपनी तरह का बड़ा कार्यक्रम, और उन किसानों पर ही होगा। पहली बार ये ग्राम सभा में हर एक चुने हुए प्रतिनिधि की अलग से शपथ वो पढ़ेगा, वो उसको पढ़ने के बाद उसको भी समझ में आएगा शपथ क्या है, सुनने वालों को भी समझ में आएगा शपथ क्या है। वरना तो भी क्या होता था, वो 15-20 हज़ार लोगों को सबको इकट्ठा बुला लेते थे, पंच सरपंच सब, और एक आदमी मंच से पढ़ता है, बाकी सब हाथ आगे करके, किसी को पता ही नहीं भी कौन पढ़ रहा है, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं। इसलिए एक शपथ का महत्व ये बढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वहीं सीईटी को लेकर कुछ डिमांड्स पर सीएम ने अपना पक्ष साफ किया। 50 और 40% तो उसके पास मिलते हैं, लेकिन बाकी सबकी जो मेरिट है जी, मेरिट के हिसाब से जो भी कोई किसी एक पोस्ट के लिए ऑप्ट करेगा, उस ऑप्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी अलग अलग, क्योंकि पोस्टें तो 50 होंगी, उन 50 पोस्टों के लिए अलग से उनको ऑप्शन देनी है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। तो जितने लोग उनमें क्रम से ऊपर के 4 गुना होंगे, उनका एक टेस्ट होगा। आखिर मेरिट को तो नहीं तोड़ सकते ना, जब उन्हें मेरिट को एक मिशन माना है तो मेरिट इज मिशन, वो सीईटी में भी रहेगा, वो वैसे भी रहेगा, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन के लिए 40 और 50% मार्क्स रहते भी, इससे नीचे तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। उससे ऊपर वाले जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरिट के हिसाब से करेंगे। और कोई भी एक व्यक्ति जो सीईटी में एक प्रकार से पास हो गया और कट ऑफ से ऊपर आ गया, मेरिटोरियस हो गया, वो कितनी ही पोस्टों के लिए ऑप्ट कर सकता है। उसके सबके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे कि एक ही टाइप की 4 पोस्टों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें से मानो एक सिलेक्ट करता है तो उसके लिए भी देगा, अगले दिन दूसरे ग्रुप के लिए उसमें भी देगा, 20 दिन एग्जाम देता रहे, फिर जो बाद में जहाँ कहीं उसका नंबर आता है, जो चॉइस करेगा करेगा। इसके अलावा पुलिस प्रमोशन में कुछ जिलों के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थिति साफ की। क्योंकि जो जिला कैडर है, नहीं जिला कैडर है, जिले के हिसाब से प्रमोशन होती है, रेंज का कैडर तो रेंज के हिसाब से होती है, स्टेट कैडर तो स्टेट के हिसाब से होती है। ये अभी तक हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो उनका एक किस लेवल की पोस्ट है, उसी में सीनियरिटी और जूनियर के हिसाब से उनकी प्रमोशन होती है, अलग से निकाल के नहीं होती है। और कोई भी अलग से अगर इस प्रकार से कोई किसी के साथ अन्याय होता है, कोई भी जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाता है, कोई किसी का अन्याय नहीं होता। हाँ, पुलिस में भर्ती कुछ जिलों से लोगों की रुचि ज़्यादा है, इसलिए वो आते हैं। अब किसी की रुचि टीचर में ज़्यादा, टीचर ज़्यादा बनते हैं, किसी के सेक्रेटरी स्टाफ में ज़्यादा, सेक्रेटरी स्टाफ में आते हैं।
तो ये अलग अलग रुचि के हिसाब से और जिन्होंने अप्लाई किया और कुछ मेरिट के हिसाब से होता है। फिर फिजिकल अलग चीज़ है और एजुकेशनल मेरिट अलग चीज़ है। तो जहाँ फिजिकल जरा मजबूत होंगे तो पुलिस में रहेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडे रखे गए थे। कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही ये फैसले कई नजरियों से राहत भरे रहे हैं। और एक तरफ जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम है, तो वहीं अब गीता जयंती महोत्सव जिला स्तर पर भी मनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में अब झज्जर में भी गीता महोत्सव मनाया जाएगा। झज्जर के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने गीता महोत्सव की होने वाली तैयारियों और कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रंग में पूरी नगरी रंगी हुई नजर आ रही है। देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ये उत्सव 1989 से 90 में गीता जयंती समारोह 2 दिवसीय कुरुक्षेत्र महोत्सव के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक पूर्ण उत्सव में बदल गया है। महोत्सव के दौरान लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के शिल्पकार और व्यापारी अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के रंग में रंगे नजर आते हैं। आपको बता दें, इस साल केडीबी 40 लाख के आसपास रहने की उम्मीद कर रहा है। आईजीएम के तहत आयोजित हो रहे सरस एवं शिल्प मेले में करीब 600 स्टॉल लगाए गए हैं। इसी कड़ी में अब झज्जर में भी गीता महोत्सव मनाया जाएगा। झज्जर के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने गीता महोत्सव की होने वाली तैयारियों और कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 तारीख को हवन के साथ में कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके बाद 3 तारीख को मां भीमेश्वरी मंदिर में दीपोत्सव अन्य कार्यक्रम करके गीता के महत्व के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को बताया जाएगा कि गीता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही अनेकों कार्यक्रम भी इस दिन होंगे। वहीं 4 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि गीता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विकट परिस्थितियों में इसके महत्व को जानकर समाधान निकाला जा सकता है। आप लोगों के माध्यम से मैं जिले के सभी नागरिकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 2, 3 और 4 तारीख को जिले में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 तारीख को हवन के साथ इसकी शुरुआत होगी। उसके साथ ही आर्ट और कल्चर की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे। 3 तारीख को गीता जी के बारे में श्रीमद् भगवत के ऊपर एक सेमिनार होगा। 3 तारीख को ही माता भीमेश्वरी मंदिर बेरी में दीपदान और दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और 4 तारीख को ये आयोजन जो है फाइनली कंटिन्यूस कल्चरल आइटम्स के साथ ये कंक्लूड किए जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करें। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन का दर्शन है। और जीवन दर्शन के नाते हम हर किसी व्यक्ति के लिए ये काम की चीज़ है, यूज़फुल है। किसी भी परिस्थिति में आप श्रीमद् भगवत गीता से मदद प्राप्त कर सकते हैं। आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लें। कल्चरल आइटम्स बड़े अच्छे वाले इसमें किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी से ज़्यादा संख्या में इसमें एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो शोभा यात्रा में और आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, यही मेरा अनुरोध है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रचार प्रसार विश्व भर में करने के लिए मैपलेस ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप पर धर्मनगरी की सभी महत्वपूर्ण तीर्थों को जोड़ा गया है। गीता महोत्सव का प्रचार प्रसार करने के लिए मैप माई इंडिया ने प्रशासन के साथ हाथ मिलाया है। इस संस्थान ने मैपलेस ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर तीर्थ के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को सहजता से देखा जा सकेगा और लोग इसे अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड करके कुरुक्षेत्र के बारे में सहजता से जानकारी ले सकेंगे। गीता स्थली ज्योतिसर में 5159 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन का मोह भंग करने और कम करने का संदेश दिया गया था। इन गीता उपदेशों को आज भी पूरे विश्व में स्मरण किया जाता है और आज भी मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस पावन धरा पर महोत्सव का आयोजन हर साल हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 48 कोस के तीर्थों के इतिहास के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इन तमाम पहलुओं को जानने के बाद मैप माई इंडिया के अधिकारियों ने प्रमोशन
करने का निर्णय लिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।